ड्रामा की स्टार्टिंग में सर्जरी हो रही होती है। तभी असिस्टेंट डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहती है कि यह लड़की तो मर रही है, हमें जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाना होगा। तभी डॉक्टर कहता है कि यह ब्यूटीफुल सैलून तो छोटा सा है और लीगल भी नहीं है, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। अभी वो कुछ और कहने ही वाला होता है, तभी असिस्टेंट डॉक्टर तुरंत वहां से भाग जाती है, जिससे देखकर वो भी वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम उस पेशेंट को एनालाइज करता है और उसकी सारी जानकारी निकालकर बताता है कि इस पेशेंट का नाम शाओ है और यह 22 साल की है और यह बिल्कुल पिग की तरह मोटी है। तभी वो कंप्यूटर सिस्टम उसे होश में लाता है। जैसे ही शाओ होश में आती है तो उसे हाल की कुछ मेमोरी याद नहीं होती और वो खुद को कोई एक्टर समझ रही होती है। तभी वो मिरर में देखती है तो खुद को देखकर डर जाती है और सोचती है कि यह लड़की कौन है। तभी उसे पता चलता है कि यह लड़की तो खुद वही है। वो यह देखकर बहुत सैड होती है और कहती है कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए। तभी कंप्यूटर सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा टास्क बाइंड हो चुका है। यह सुनकर वो समझती है कि शायद वो फ्यूचर में आ गई है। तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हें एक टास्क के लिए जिंदा किया गया है। अगर तुम वो पास कर लेती हो तो तुम्हें इस लाइफ के साथ साथ बहुत से पैसे भी मिलेंगे। जिस पर वो खुश होकर कहती है कि फिर मेरा टास्क कौन सा है। सिस्टम बताता है कि तुम्हें डॉग लिकिंग टास्क दिया गया है क्योंकि तुम्हें होस्ट ने 999वीं पोजीशन पर सिलेक्ट किया है। यह सब सुनकर शाओ को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें डॉग की तरह लगती हूँ? मैं ऐसा टास्क कैसे ले सकती हूँ? तभी वो सिस्टम से इसे बदलने को कहती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं डिसीजन लेने के लिए। जिस पर वो तुरंत मान जाती है और कहती है कि अभी तो मुझे सरवाइव करने की जरूरत है। जिस पर सिस्टम कहता है कि यह भी इतना बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा मेल गॉड तुम पर कुछ खर्च करेगा तो तुम्हें उसका 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। ये सुनकर तो शाओ काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर वो मुझ पर 20 युआन भी खर्च करे तो मुझे 20,000 युआन मिलेंगे। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सिस्टम तो काफी अच्छा है। अब तो मैं इसके लिए लिकिंग डॉग भी बनने के लिए तैयार हूँ। तभी शाओ को जेमिंग की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर उसे देखती है तो सिस्टम बताता है कि जेमिंग का चार्म रेट 81% है और उसका तुम्हें लाइक करने का रेट -20% है। शाओ सोचती है कि लगता है यही मेरा मेल गॉड है। ये मुझे 3 सालों से एक डॉग की तरह ही ट्रीट कर रहा है, लेकिन डॉग टास्क में मुझे इसके साथ बाइंड किया गया है। अब मुझे किसी भी तरह इसे मुझ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करवाना होगा, तभी मैं इससे अनबाइंड हो सकूंगी। यह सोचकर वो धीरे से बाहर आती है। तभी जेमिंग उसे देखकर गुस्से से कहता है कि क्या तुम जल्दी नहीं चल सकती? मुझे और भी बहुत से काम हैं। तभी शो हंसते हुए कहती है कि एनेस्थीसिया की वजह से मैं सही से चल नहीं पा रही। जेमिंग को उस पर गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो व्हीलचेयर खरीदने चला जाता है। जैसे ही वो व्हीलचेयर खरीदता है, सिस्टम शाओ को बताता है कि जेमिंग ने तुम पर 30 युआन खर्च किए हैं, तो अब तुम्हें सिस्टम की तरफ से 30,000 पे किए जा रहे हैं और ये तुम्हें कार्ड में ट्रांसफर हो चुके हैं। शाओ क्रेडिट कार्ड का मैसेज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो मुझे पैसों की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जेमिंग उसके लिए व्हील चेयर लाता है तो वो उस पर बैठकर कहती है कि जेमिंग, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? यह सुनकर जेमिंग को ना चाहते हुए भी उसके लिए पानी लाना पड़ता है, लेकिन इस बार जेमिंग के खरीदने पर श्याओ को कुछ नहीं मिलता। तभी सिस्टम कहता है कि तुम जेमिंग से एक बार ही खर्च करवा सकती हो, यह तुमसे बाइंड किया गया है। इसीलिए मैं यह बताना भूल गया कि वो तुम्हारा मेल गॉड नहीं है। अब जब मेल गॉड तुम पर जितनी बार भी पैसे स्पेंड करेगा तो तुम्हें उसका 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। यह सुनकर शाओ सोचती है कि मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। तभी जेमिंज उसे वहां से चलने को कहता है तो शाओ कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। यह सुनकर वो गुस्सा करता है कि यह तुम मुझे पहले क्यों नहीं बता सकती थी। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी शाओ कहती है कि मैं लोगों को डॉग की तरह लिक नहीं करूंगी, बल्कि मैं इस सिस्टम की मदद से वुल्फ वॉरियर बनकर दिखाऊंगी और सबसे पहले मुझे वेट लॉस करना होगा। नेक्स्ट वो जिम जाती है और जाते हुए सोचती है कि मैं काफी फैट हूं, तो क्या मैं वेट लॉस कर भी पाऊंगी? तभी उसे वहां की हेड मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या और फिटनेस क्लासेस के लिए आई है। तभी शाओ उससे कहती है कि क्या कोई ऐसी टिप है जिससे मैं जल्दी ही अपना वेट लॉस कर सकूं। जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर वीआईपी सर्विस में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रही हैं, और फिर उसे ट्रेनर्स की लिस्ट देती है। तभी शाओ सोचती है कि इनमें से मेरे लिए क्या सूटेबल होगा। तभी सिस्टम शेन के बारे में बताता है कि उसकी 187 सेंटीमीटर हाइट है और वो किसी को लाइक नहीं करता।
उसका चार्मिंग रेट 85% है और तुम्हें लाइक करने का करंट रेट अभी 0 है। तभी शाओ उसे देखती है तो वो उसके मसल्स देखकर काफी इम्प्रेस होती है और सोचती है कि यह कितना हैंडसम है, ये किसी को कैसे नहीं लाइक करता है। तभी सिस्टम गुस्से से कहता है कि मुझ में कभी भी कोई एरर नहीं आया, मैं जो भी कहता हूँ वो सच है। तभी शाओ कहती है कि मैं शेन से ट्रेनिंग लूंगी। तभी शेन उसके पास आता है तो शाओ उसे देखकर स्माइल करने लगती है और सोचती है कि यह कितना हैंडसम है, मैं तो जल्दी वेट लॉस कर लूंगी इसे देखकर तो। तभी शेन को शाओ का उसे ऐसे देखना पसंद नहीं आता। तभी सिस्टम शाओ को बताता है कि शेन का फेवरेबिलिटी रेट अब -5 हो चुका है। शाओ सोचती है कि यह कैसे हुआ, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। तभी शेन सोचता है कि यह भी बस मेरी अपीयरेंस की वजह से मेरी कंसल्टेंट लेना चाहती है और वेट के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं लग रही। इस महीने में यह 10वीं है। यह सब बातें शाओ भी सुन रही थी और सोचती है कि यह कौन बात कर रहा है। तभी उसे सिस्टम बताता है कि तुम अपने मेल गॉड की वॉइस सुन पा रही हो और यही तुम्हारा मेल गॉड है। यह सुनकर शाओ सरप्राइज होती है और सोचती है कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे मेरा मेल गॉड यही मिल जाएगा। फिर वो शेन से कहती है कि मेरा जिम में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज मुझे सब बता दें। शेन कहता है कि मैं दूसरे कोच की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें सब इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, लेकिन मैं कोई मैनुअली नहीं बताऊंगा, यह मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यह कहकर वो सोचता है कि मुझे पता है कि तुम बस यहाँ मेरा एडवांटेज लेने आई हो। यह सुनकर शाओ तुरंत कहती है कि मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे दूसरों के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना पसंद नहीं है। यह सुनकर शन इम्प्रेस होता है और सिस्टम बताता है कि अब शन का फेवरेबिलिटी रेट +5 हो गया है। तभी शन उसे अपने साथ चलने को कहता है। नेक्स्ट वो एक्सरसाइज कर रही होती है, उसका टाइम ओवर हो जाता है और शन उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो फिर भी कर रही होती है कि वो यह कर सकती है। नेक्स्ट जब वो नीचे उतरने लगती है तो संभल नहीं पाती और गिरने लगती है। तभी शन उसे पकड़ लेता है। शाओ तुरंत पीछे हट जाती है और सोचती है कि फिजिकल कांटेक्ट हो गया, अब तो मेरा फेवरेबिलिटी रेट और कम हो जाएगा। तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हारा फेवरेबिलिटी रेट में 5 पॉइंट्स और ऐड हो गए हैं। ये सुनकर वो काफी सरप्राइज होती है। तभी शन सोचता है कि मैं शॉ के बारे में गलत था, ये तो सच में वेट लॉस करना चाहती है, ये तो बाकी लड़कियों से काफी अलग है। ये सुनकर शाओ तुरंत उससे कहती है कि मुझे फीस कहाँ पर सबमिट करवानी है, तो वो उसे बताता है। नेक्स्ट जब वो सबमिट करवाती है तो वो एक साथ इतने पैसे खर्च करने पर काफी अपसेट होती है। तभी शेन उसे बुलाता है और उसे अपना प्रोटीन पाउडर देता है। तभी सिस्टम बताता है कि मेल गॉड ने तुम पर 168 युआन स्पेंड किए हैं और अब तुम्हें 1,68,000 कैशबैक किया जाएगा। यह सुनकर वो खुशी से उससे वो प्रोटीन पाउडर ले लेती है। शेन उसे ट्रेनिंग शेड्यूल देता है तो वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। तभी शेन सोचता है कि यह ऐसे ही जा रही है, क्या इसे मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए? क्या यह सच बोल रही थी कि वो मेरी अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं हुई? ये सब शाओ भी सुन रही होती है। तभी सिस्टम बताता है कि अब शेन का फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 10 हो गया है। शाओ सोचती है कि सच कहूं तो मैं उसकी अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं हुई, ये बस मेरे लिए मनी मेकिंग टूल है। नेक्स्ट वो बहुत सी शॉपिंग करके आ रही होती है और सोचती है कि पैसों होने का अपना ही फायदा है। तभी एक शॉप की सेलर उसे अपनी शॉप में आने का कहती है। जब वो वहां जाती है तो वो सेलर उसे अपने प्रोडक्ट्स बता रही होती है। तभी वहां की मैनेजर आती है और कहती है कि तुम किसको इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखा रही हो, इसका फेस तो देखो, ये अपने बड़े से फेस पर लगाकर वेस्ट ही करेगी। तभी शियाओ उसे कहती है कि तुम जब सुबह उठती हो तो वॉशरूम नहीं जाती, तो मैनेजर कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तभी शियाओ कहती है कि तुम जब भी मुंह खोलती हो तो स्टिंक ही निकलती है। वो शियाओ पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहां पर शॉप की ओनर आती है और मैनेजर को डांटती है कि तुम कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रही हो, और शाओ से पूछती है कि मैम आप क्या लेना पसंद करोगी। तभी शाओ कहती है कि मैं मैनेजर के होते हुए यहाँ से कुछ भी नहीं लूंगी, और वो वहां से चली जाती है। ओनर को काफी गुस्सा आता है और वो मैनेजर से कहती है कि कल से तुम यहाँ वापस मत आना, और ये कहकर वहां से चली जाती है। और मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। नेक्स्ट शाओ घर आकर सोफे पर गिर जाती है और सोचती है कि मैं इतने से ही थक गई हूँ, काश कोई मैजिक पिल होता। तभी वो सिस्टम से पूछती है कि क्या कोई ऐसा पिल है कि मैं तुरंत स्लिम हो जाऊं, तो सिस्टम बताता है कि ऐसा कोई पिल एग्जिस्ट नहीं करता। शाओ काफी अपसेट होती है। तभी वो सोचती है कि मुझे खुद से ही वेट लूज करना होगा और अचानक से मेल गॉड को सरप्राइज करना होगा जिससे वो मुझे और लाइक कर सके। फिर वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो उसे ये करना बहुत मुश्किल लगता है।
फिर वो फुल डिटर्मिन्ड होकर डाइट और एक्सरसाइज करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ काफी स्लिम हो गई है। शाओ अपना फेस मिरर में देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि मैं कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक ही मंथ में वेट लूज कर लूंगी और इतनी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। फिर वो अपने आप को गुड जॉब कहती है। फिर सोचती है कि मुझे अपनी न्यू स्कर्ट पहननी चाहिए। नेक्स्ट वो अपनी स्कर्ट पहनकर आती है और सोचती है कि अब वो शेन को और पसंद आएगी और जब वो मुझे पसंद करेगा तो मुझ पर अपने पैसे भी स्पेंड करेगा, जिससे मैं रिच बन जाऊंगी। तभी उसे शेन की कॉल आती है और शेन उससे कहता है कि तुम एक मंथ से जिम क्यों नहीं आ रही, तुमने एक ही दिन में गिव अप कर दिया। इस सब से शेन का फेवरेबल रेट -20 हो जाता है, जिससे वो सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की फेवरेबल पॉइंट्स कमाने में और ये इतनी जल्दी खत्म भी हो गए। तभी सिस्टम बताता है कि जब -60 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही इसे बढ़ा लोगी। शो कहती है कि अब से मेरा ये टास्क कंप्लीट करना है और ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल पॉइंट्स कमाने हैं। इधर शेन छियाओ के आने का वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास जेम की हेड आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उस फैट गर्ल को लाइक तो नहीं करने लगे। तो वो कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, मुझे बस अफसोस है कि उसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। लास्ट मंथ वो काफी हार्ड वर्क कर रही थी, तो वो ऐसे अचानक गिव अप कैसे कर सकती है। तभी वहां पर शाओ आती है और शेन उसे पहचान नहीं पाता। तभी शाओ का पांव अटकता है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर शेन भी पीछे हो जाता है और शाओ नीचे जाकर गिरती है और उठते हुए कहती है, कोच शेन, आपके पास बिल्कुल भी हार्ट नहीं है। तो शेन दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तभी जिम की हेड कोच जियांग उससे कहती है कि तुम कौन हो। तो शाओ कहती है कि कोच जियांग, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शाओ हूँ, पहले आपने मुझे रेकमेंड किया था। जिस पर वो काफी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुम ही वो फैट गर्ल हो? तो वो हाँ बोलती है। तभी शन कहता है कि क्या सच में तुम शाओ हो और तुमने एक ही मंथ में इतना वेट कैसे लूज कर लिया? वैसे वेट लूज करने से अब तुम काफी अच्छी लग रही हो। शाओ कहती है कि मैंने घर पर शेन की गाइडिंग एक्सरसाइजेस की हैं और अब मैं आपके सामने हूँ। कोच शेन वाकई ही बेस्ट टीचर है, जिस पर शेन काफी खुश हो जाता है और सिस्टम शाओ को बताता है, अब तुम्हारा फेवरेबिलिटी रेट 50 हो चुका है। शाओ सोचती है, ये लड़के भी ना। फिर वो कहती है कि चलो, मुझे लेट हो रहा है और मुझे वर्कआउट भी करना है। अब मेरा टारगेट है कि मैं अपना वेट 100 पाउंड तक करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट वो वर्कआउट कर रही होती है। तभी शेन उसके पास आकर उसे बताता है कि अपना पोस्चर ठीक नहीं है और उसे टच करके उसे वर्कआउट करवा रहा होता है। ये देखकर शॉ स्माइल करती है और उससे कहती है कि क्या आप पहले ये नहीं कहते थे कि आप वर्बल इंस्ट्रक्शंस दोगे और कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा? ये सुनकर शन तुरंत पीछे हट जाता है। तभी शॉ पीछे मुड़कर शन के क्लोज चली जाती है, जिससे शन नर्वस हो जाता है। तभी शॉ कहती है कि आपका फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? तो शन एम्बैरेस होकर कहता है कि यहाँ पर काफी गर्मी हो रही है, तो शायद इस वजह से हो रहा। शन शॉ को मिस बोलता है तो शॉ कहती है कि मैं आपसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो आप मेरा नेम लेकर बोल सकते हो, जिस पर वो उसका नेम लेता है। शॉ स्माइल करके कहती है कि चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और शन उसे फिर से वर्कआउट करना सिखाने लगता है। नेक्स्ट शॉ वर्कआउट से बहुत थक जाती है और कहती है कि और नहीं कर सकती, आज के लिए इतना काफी है, अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे तो हाथ हिला भी नहीं जा रहा। तभी शन उसे वहीं रुकने का बोलकर वहां से चला जाता है और कुछ देर में मैसाजर लाकर उसकी लेग्स को मैसाज करने लगता है, जिससे वो काफी रिलैक्स होती है। तभी शन वो मैसाजर उसे देता है, जिससे सिस्टम बताता है कि शन ने आप पर 560 यूएन स्पेंड किए हैं, अब आपको 5,60,000 कैशबैक किया जाएगा। शॉ को तो यकीन नहीं आ रहा होता और वो सोचती है कि अब तो मैं रिच हो गई। शन कहता है कि आपको ये मसाजर अच्छा नहीं लगा तो रहने दो। तभी शाओ तुरंत उससे ले लेती है, जिससे शन शाई फील करता है। तभी शाओ कहती है कि आपका फेस फिर से रेड हो गया है, क्या आप मुझे लाइक तो नहीं करने लगे? इस पर वो कुछ नहीं कह पाता। तभी शाओ कहती है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तभी वो कोच जांग को बुलाती है और वो उससे पूछती है कि क्या कोई तरीका है जिससे शन का कमीशन और बढ़ जाए, जिस पर वो कहती है कि आपको हमारा वीआईपी प्लान बाय करना होगा और हमारे जिम के प्रोडक्ट बाय करने होंगे, जिससे शन का कमीशन काफी बढ़ेगा। जिस पर शाओ कहती है कि अगर इससे शन का कमीशन बढ़ेगा तो मैं जिम के सारे प्रोडक्ट बाय करूंगी। जांग कहती है कि क्या आप श्योर हैं? इस जिम के प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव हैं, 10,000 में प्राइस होगी। तो शाओ कहती है कि मेरी फिटनेस का क्रेडिट शन को ही जाता है, तो मैं सब बाय करूंगी। शन भी उसे लेने से मना करता है।
तो शाओ कहती है कि आपने जो मेरे लिए किया है वो काफी ज्यादा, और मैं बस आपका कमीशन बढ़ाना चाहती हूँ। जिस पर वो मान जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। तभी सिस्टम बताता है कि शन का फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 60 हो गया है, जिस पर शाओ सोचती है कि यह तो जल्दी भी काफी ज्यादा हो गया, अब तो 80 भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट जांग उन प्रोडक्ट्स को लेकर आती है और उनकी प्राइस बताती है, जिस पर शाओ फौरन ही अपना कार्ड उसे दे देती है। जांग उस कार्ड को लेकर जाने लगती है, तभी वह शन से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी रिच गर्ल के साथ हुकअप कर रहे हो। तुमने तो मिनटों में हजारों का कमीशन कमा लिया है। शन कहता है कि मैं और शाओ सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। जांग कहती है कि कोई ऑर्डिनरी फ्रेंड ऐसे नहीं करता, जिस पर शन उसे वहां से जाने का कहता है। तभी शाओ शन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकती हूँ। तो शन कहता है कि नहीं नहीं, अब मुझे आपके लिए कुछ करने दो, क्या मैं आपको खाने का ट्रीट दे सकता हूँ? जिस पर वह मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वह डिनर करके वापस आ रहे होते हैं। तभी शाओ अपने घर के पास जाकर उससे कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, काफी लेट हो गया, और डिनर के लिए थैंक्स। इस पर शेन कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अगर तुम्हें कभी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकती हो। जिस पर शाओ ठीक है कहती है और बाएं बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट जब वह अपने घर पर जा रही होती है, तब सोचती है कि उसने मील से 50,000 और कमा लिए, मैं तो रिच होती जा रही हूँ। तभी वह देखती है कि उसके डोर के पास जेमिन खड़ा है। जेमिन शाओ को देखकर काफी इंप्रेस होता है, लेकिन शाओ उसे देखकर शॉक्ड थी और फिर मुंह बनाकर सोचती है कि यह इंसान अब मेरे घर पर क्यों आया है। तभी जिमिंग उससे पूछता है कि क्या आप भी इस घर में रहती हो? क्या आपने एक फैट गर्ल को यहाँ देखा है? तो शाओ मुंह बनाकर सोचती है कि अब यह मुझे पहचान भी नहीं पा रहा, और फिर जिमिंग से कहती है कि मैं रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं जानती। जेमिंग सोचता है कि क्या मैंने उसे उसके पैसे नहीं दिए, तो वह यहाँ से इसीलिए चली गई। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? उसने मुझे खुद अपनी मर्जी से दिए थे। शाओ सोचती है कि यह लड़का कितना डिस्गस्टिंग है, और सिस्टम से कहती है कि क्या मैं इससे अनबाइंड नहीं हो सकती? मुझे इसे दोबारा नहीं देखना। तो सिस्टम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें पहले मेल गॉड का फेवरेबल रेट कंप्लीट करना होगा, फिर ही तुम यह कर पाओगी। जिस पर वह अपसेट हो जाती है। तभी जेमिंग उससे पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। जिस पर शाओ कहती है, क्या तुम ऐसे ही लड़कियों को पिकअप करते हो? जेमिंग कहता है कि मेरा यह बिल्कुल मतलब नहीं था, और फिर उसे कॉन्टैक्ट नंबर देने लगता है। तो शाओ कहती है कि मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। जेमिंग कहता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं, यहाँ पर पहले एक फैट गर्ल रहती थी, अगर वह वापस आए तो बस तुम मुझे बता देना। शाओ को फैट गर्ल का सुनकर और गुस्सा आता है, और वह गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ से जाओगे या मैं पुलिस को कॉल करूं। जेमिंग कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन शाओ कहती है कि लगता है मुझे कॉल करनी ही पड़ेगी। तभी जेमिंग कहता है कि ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, कॉल मत करना, और फिर वह फौरन से वहां से चला जाता है। शाओ फौरन से अंदर आकर सोफा पर बैठती है और कहती है कि मेरा आज मूड काफी अच्छा था, लेकिन इस जेमिंज के बच्चे ने मेरा सारा मूड स्पेल कर दिया। अब लगता है कि मुझे अपना घर चेंज करना पड़ेगा। यह सोचते हुए उसे याद आता है कि वह ग्रैंडमा को भी अपने पास रहने के लिए बुला लेगी। जब वह अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है, तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम वापस मत आना, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारा हाउस सेल कर दिया है और वह तुम्हारी शादी तुम्हारे पागल अंकल से करवाना चाहते हैं। यह सुनकर शाओ शॉक्ड होती है और याद करती है कि पास्ट में ग्रैंडमा अपनी जमा पूंजी शाओ को दे रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अच्छे से स्टडी करो। शाओ वह पैसे लेने से मना कर रही होती है, तभी उसके अंकल और आंट वहां आते हैं। अंकल फौरन से ग्रैंडमा से वो पैसे छीन लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे छुपाकर इतने सारे पैसे छुपाए हुए थे और शाओ को क्यों दे रही हो, वह बाहर जाकर खुद कमा सकती है। तभी आंट उसे बताती है कि तुम अपने अंकल से शादी करोगी, जिससे तुम्हें काफी गिफ्ट मिल सकते हैं। शाओ इससे मना करती है, तभी वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी ग्रैंडमा उन्हें पकड़कर शाओ को फौरन से वहां से जाने को कहती है और अच्छे से स्टडी करने का कहती है, जिस पर शाओ वहां से भाग जाती है। प्रेजेंट में शाओ ग्रैंडमा को कहती है कि आप मेरी फिक्र मत करें, मैं आपके पास आ रही हूँ। तभी ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, तुम यहाँ पर वापस बिल्कुल मत आना। तभी उसकी आंट वहां आ जाती है और ग्रैंडमा से कहती है कि अगर तुमने फिर से शॉ से बात करने की कोशिश की तो तुम्हारा खाना बंद हो जाएगा। ये सब सुनकर शॉ परेशान हो जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपको इस जहन्नम से जरूर निकालूंगी। इधर आंट ग्रैंडमा पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने बिना इजाजत के उस फैट गर्ल को कॉल क्यों की। तभी ग्रैंडमा अपनी बेटी को कहती है कि मैंने तुम्हें पता नहीं क्यों पैदा किया, शॉ तुम्हारी भतीजी है,
तुम कैसे उसकी शादी किसी पागल लड़के से कर सकती हो? तभी आंट गुस्से से कहती है कि उस फैट लड़की को कोई ऑर्डिनरी फैमिली पसंद नहीं करेगी। वह तो लकी है कि किसी के साथ तो उसकी शादी हो रही है। अगर वह मेरी बेटी चिंगचिंग से आधी भी प्यारी होती, तब भी मैं कोई अच्छी फैमिली रेकमेंड कर सकती थी और उनसे और ज्यादा गिफ्ट की डिमांड कर सकती थी। तभी ग्रैंडमा गुस्सा करती है तो आंट गुस्से से ग्रैंडमा का खाना उठा लेती है और कहती है कि तुम्हें और खाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर शाओ आ जाती है और अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडमा उसे पहचान नहीं पाती। तभी आंट कहती है कि तुम कौन हो और यह सब हमारा पर्सनल मैटर है। तुम्हें क्या ज्यादा शौक है दूसरों के मैटर में घुसने का? तभी ग्रैंडमा शाओ को देखकर कहती है कि क्या तुम शाओ हो? क्या तुम मेरी शाओ हो? जिस पर शाओ कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, मैं शाओ हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड होते हैं और चिंगचिंग कहती है ये कैसे हो सकता है? तभी आंट कहती है कि तुम शाओ हो तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अभी मुझसे माफी मांगो। जिस पर शाओ कहती है कि मैं आपसे माफी क्यों मांगूं? आपको तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तभी उसका अंकल कहता है कि तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो? जल्दी से नील डाउन होकर अपनी आंट से माफी मांगो। शाओ कहती है कि ये ओल्ड वुमन पर हाथ उठा रही है और मैं उनसे माफी मांगू। इससे अच्छा तो मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ रिपोर्ट कर दूं। तभी शाओ ग्रैंडमा को अपने साथ चलने को बोलती है। तभी चिंगचिंग कहती है कि तुम तो खुद स्टूडेंट हो और पैसे कमाना चाहती हो। तुम तो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती, ग्रैंडमा को कैसे सपोर्ट करोगी? तभी शाओ कहती है कि तुमसे इसका मतलब नहीं होना चाहिए और वैसे भी अब मैं एक दिन में उतना कमाती हूँ जितना तुम 10 सालों में न कमा पाओ। नेक्स्ट शाओ ग्रैंडमा को साथ चलने को बोलती है तो ग्रैंडमा कहती है कि बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और अपनी लाइफ गुजार चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती। शाओ कहती है ग्रैंडमा, आप मुझ पर बर्डन कैसे बन सकती हैं? और अब मैं इतना कमाती हूँ कि हम दोनों का पेट भर सकती हूँ। तभी आंट कहती है तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे? क्या तुम अब कोई शेमफुल काम कर रही हो? जिस पर शाओ गुस्से से कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ तुम लोगों को इससे क्या? तभी ग्रैंडमा कहती है कि शाओ तुम यह सब भूल जाओ। देखो, भूखे रहकर तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जिस पर शाओ कहती है कि ग्रैंडमा यह भूख की वजह से नहीं है, बल्कि मैंने खुद अपना वेट लॉस किया है। और फिर वह अपनी ग्रैंडमा को अपने अकाउंट के पैसे दिखाती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी उसका अंकल प्यार से कहता है कि अब तो तुम अच्छा कमाने लगी हो, तो क्या तुम अपने अंकल को भी कुछ पैसे दोगी स्पेंड करने के लिए? तभी शॉ कहती है कि मैं तुम लोगों को क्यों पैसे दूंगी? तो अंकल कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिस पर शॉ कहती है कि मैं आज से तुम लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ और मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाने के कॉम्पेंसेशन पर अब से तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। मैंने तुम लोगों को लॉयर की हेल्प से सू कर दिया है। यह कहकर वह ग्रैंडमा को वहां से ले जाती है। सब लोग शाओ के पीछे जाते हैं। जैसे ही शाओ बाहर आती है, तभी कुछ लोग उसे रोकते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, और अब तुम कहाँ जा रही हो? तभी शाओ कहती है कि तुम्हारे बेटे से शादी मेरी आंट करेगी। आंट कहती है कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं अब ओल्ड हो चुकी हूँ। तो चाओ कहती है तुम लोगों ने ही उनसे पैसे लिए थे, तो खुद उनके पैसे पूरे करो, कहकर वह वहां से जाने लगती है। तभी वह लोग उसे रोक लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। तभी चाओ शेन को कॉल करती है, तो तभी शेन कुछ और लड़कों के साथ वहां आता है, जिन्हें देखकर सब डर जाते हैं और चाओ को वहां से जाने देते हैं। नेक्स्ट चाओ अपनी ग्रैंडमा को अपने घर लाती है, तो ग्रैंडमा उसका घर देखकर सरप्राइज थी और कुछ कह रही होती है। तभी शाओ उनसे कहती है कि मैं और ज्यादा कमाऊंगी और आपको इससे भी अच्छे घर में लेकर जाऊंगी। ग्रैंडमा ठीक है कहती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट चाओ शेन को वॉइस मैसेज करके उसे आज के लिए थैंक्स बोलती है और 50,000 भेजती है कि ये तुम उन लड़कों और खुद में डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट वो सोचती है कि उसे ग्रैंडमा को बेटर लाइफ देने के लिए और पैसे कमाने होंगे। उसके लिए अब उसे और भी मेल गॉड ढूंढने होंगे। तभी शाओ को जिमिंग का मैसेज आता है और वो उससे 3,000 मांगता है। शाओ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर सिस्टम की वजह से ये मुझसे बाइंड ना होता तो मैं कब का इसे ब्लॉक कर देती, और मेरा बस चलता तो मैं इसकी सच्चाई पॉडकास्ट पर अनाउंस कर देती। पॉडकास्ट से उसे याद आता है कि उसकी हेल्प से वो मेल गॉड आसानी से ढूंढ सकती है। नेक्स्ट वो पॉडकास्ट देखकर स्क्रॉल करने लगती है और सिस्टम से एक एक लड़के की इन्फो मांगने लगती है, लेकिन सबका चार्म 80 से शाओ और स्क्रॉल करती है तो उसे एक डॉक्टर दिखता है। शाओ उसे रेट करने का कहती है तो सिस्टम बताता है कि इस टारगेट का नेम ये जुन है और ये 27 साल का है। इसका चार्म 87% है और करंट फेवरेबिलिटी रेट 0 है। ये सुनकर वो सिस्टम को उसके साथ बाइंड करने का बोलती है। नेक्स्ट चाओ उसका पॉडकास्ट देख रही होती है
वहां पर ज्यादा लोग लाइव नहीं होते। तभी येजुन की मॉम उससे कहती है कि जब तुम काम से फ्री हो जाओ तो घर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए पोर्क रिब रेडी की है। येजुन स्माइल करके कहता है, ठीक है मॉम, मैं 20 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। तभी येजुन को कोई दूसरा कहता है कि आपने कोई मेडिसिन के बारे में तो बात ही नहीं की। तो येजुन कहता है कि अभी यहाँ पर ज्यादा लोग ऑन नहीं है। तभी शाओ से मैसेज करती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। येजुन उससे सॉरी कहता है और कहता है कि आपको मुझसे क्या पूछना है। तो शाओ कहती है, क्या आपको पोर्क रिब्स पसंद हैं? जिस पर येजुन हल्की सी स्माइल करके कहता है, हाँ, वो डिलिशियस होता है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको भी जरूर खिलाऊंगा। तभी शॉ मैसेज करती है कि मुझे तो अभी खानी है। ये मैसेज पढ़कर ये जून थोड़ा नर्वस होता है। तभी शॉ उसे 50,000 का गिफ्ट सेंड करती है और उसे कहती है कि अब तुम और तुम्हारी मॉम पोर्क रिब किसी प्राइवेट जेट में बैठकर खाना। ये जून उसे गिफ्ट के लिए थैंक बोलता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े गिफ्ट के लायक हूँ। तभी येजुन की मॉम मैसेज करती है और शाओ का बहुत ही थैंक्स करती है कि उसने मेरे बेटे को गिफ्ट भेजा। तुम काफी अच्छी हो। ये सब देखकर शाओ खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं शादी के लिए उसके पेरेंट्स से मीटिंग कर रही हूँ। फिर वो उसकी मॉम को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे जेमिंग की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मैं नूडल खाने होम टाउन जा रहा हूँ, तो कुछ पैसे भेजो ताकि मैं उसे सेल कर सकूं। शॉ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पाऊंगी। तभी उसे ये जून का मैसेज आता है और वो उसे उसका गिफ्ट वापस करने का बोलता है कि वो इतना बड़ा गिफ्ट नहीं ले सकता। वो कहता है कि मैं ये पॉडकास्ट अपने मेडिकल सेमिनार के लिए कर रहा हूँ ताकि मेडिकल नॉलेज लेने और भी लोग आ सकें और मैं वैसे भी वहां से कमा लेता हूँ। तभी छियाओ सोचती है कि ये अपना गिफ्ट वापस कर रहा है। क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? ये तो जेमिक से कई गुना बेहतर है। फिर वो येजुन को मैसेज करती है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा गिफ्ट वापस करने का और आप ये समझ कर रख लो कि मैं आपको एडवांस खाने का पे कर रही हूँ। तभी सिस्टम उसे बताता है कि येजुन का फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 10 हो गया है। ये सुनकर शाओ खुश हो जाती है और कहती है कि मैं एक फिश हूँ जो बहुत सारे मेल गॉड के बीच में स्विम कर रही हूँ। तभी येजुन उसे मैसेज करता है कि तुम्हें मेरी मॉम की पोर्क रिब के अलावा और कुछ भी चाहिए जो तुम लेना चाहती हो। तो शाओ कहती है कि नहीं, आपकी मॉम ने पोर्क रिब्स को बनाने में काफी मेहनत की होगी, तो आप बस वही भेज दो। तो येजुन उससे उसका एड्रेस मांगता है और कहता है कि काफी लेट हो गया है, तो अब जल्दी से सो जाओ। शाओ सोचती है कि ये ऑनलाइन डेटिंग की तरह लग रहा है, ये काफी अच्छा है। फिर सोचती है कि अब ये जून मुझे जो भी सेंड करेगा तो मुझे उसका 1000 टाइम्स ज्यादा मिला करेगा। और ये बात सिस्टम से भी पूछती है और सिस्टम भी हाँ कहता है कि तुम्हें जो भी ये जून की तरफ से गिफ्ट मिलेगा उसका तुम्हें कैशबैक कर दिया जाएगा। शाओ खुशी से कहती है कि मुझे अब लंबे समय के लिए एक और टिकट मिल गया है। नेक्स्ट वो पार्क में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वो ये जून को वहां जॉगिंग करते देखती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। और फिर सिस्टम से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरता है। तो सिस्टम बताता है, ये यही ये जून है, इसने कल रात तुम्हें घर खाना भिजवाया था। ये सुनकर शाओ कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी यहीं आता है और ये तो पॉडकास्ट से ज्यादा रियल में हैंडसम है। फिर वो देखती है कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो कहती है कि ये एक फास्ट रबीट की तरह पता नहीं कहाँ चला गया। नेक्स्ट वो वापस जाती है तो वहां एक ओल्ड लेडी बेहोश पड़ी होती है। वो बाकी लोगों को ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाने का बोलती है, लेकिन कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये रास्ते में मर गई तो हम पर लॉ सूट फाइल किया जा सकता है। शाओ कहती है कि अगर हेल्प नहीं कर सकते तो यहाँ पर खड़े भी मत हो और फिर खुद ग्रैंडमा को उठाने लगती है। तभी वहां पर येजुन आकर उसकी हेल्प करता है। शाओ उसे देखकर फौरन से उसका नाम लेती है तो येजुन शॉक्ड होकर कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो शाओ कहती है कि मैं आपका पॉडकास्ट देखती हूँ और मैं आपकी फैंस में से एक हूँ। तभी येजुन शाओ के साथ मिलकर ग्रैंडमा को उठाकर ऊपर बैठाता है और फिर उनको कैंडी खिलाता है, जिससे ग्रैंडमा को होश आ जाती है। शाओ ग्रैंडमा को बताती है कि इसने आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया है, तो ग्रैंडमा उसे थैंक्स बोलती है। तभी ये जून उन्हें बताता है कि आपका शुगर लेवल लो हो गया था, आपको हॉस्पिटल से कुछ और चेक करवा लेने चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई सीरियस कंडीशन न बने और अपने पास कोई कैंडी या चॉकलेट रखा करे। शाओ ये जून को ऐसे देखकर सोचती है कि ये हैंडसम साथ साथ कितना केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इससे शादी करूं तो ये परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है। तभी ग्रैंडमा येजुन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम लोग परफेक्ट मैच हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी शाओ सोचती है कि मुझे येजुन के क्लोज जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इसे अपना लॉन्ग टर्म अर्निंग टूल बनाना चाहती हूँ।
तभी सिस्टम कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि ये एक डॉक्टर है, तो तुम डेजी होने का नाटक कर सकती हो। तभी शाओ उसके सामने डेजी होने का नाटक करती है और उसके ऊपर गिर जाती है। ये जुन ये देखकर शॉक्ड था, लेकिन शाओ तो अपनी आंख खोलकर उसे देखती है और स्माइल करती है। फिर सोचती है कि ये कितना वार्म और कंफर्टेबल है, इसके साथ तो सेफ फील हो रहा है। तभी ये जून उसे कैंडी खिलाता है तो वो कैंडी खाकर कहती है कि ये कितनी स्वीट है, जैसे तुम स्वीट हो। ये जुन को अजीब लगता है और फिर कहता है कि तुम कब तक मुझे पकड़े रखोगी। तो शाओ फौरन से पीछे होती है और उसे बताती है कि वो कैंडी खाने से अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी ये जुन उससे पूछता है, बाय द वे तुम बता रही थी कि तुम मेरी फैन हो। तभी वो सोचता है कि क्या ये शाओ तो नहीं है। तभी शाओ सोचती है कि क्या ये अभी मेरी आइडेंटिटी नहीं जानता, तो क्या मुझे इसे ये बताना चाहिए या नहीं। तभी येजुन को हॉस्पिटल से कॉल आती है और येजुन को फौरन से जाना पड़ता है। इमरजेंसी में वहां से जाना पड़ता है। शाओ सोचती है कि यह इतनी जल्दी चला गया और फिर कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं, आज रात मैं येजुन को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी और स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट शाओ घर आकर अपना पार्सल चेक करती है जो येजुन ने भेजा था। उसमें बहुत सारा खाना था। यह देखकर वो सोचती है कि येजुन को इतना ज्यादा खाना भेजने की क्या जरूरत थी, मैंने तो उसे थोड़े से ही गिफ्ट दिए थे। तभी वो उस पार्सल की पिक लेकर येजुन को भेजती है और खाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वो सोचती है कि क्या येजुन अभी बिजी है। तभी उसे याद आता है कि येजुन तो इस टाइम पॉडकास्ट पर लाइव होता है। वो फौरन से पॉडकास्ट ओपन करती है जहां पर येजुन सबको अपनी हेल्थ केयर करने का बोल रहा होता है। तभी वो देखता है कि श्याओ भी ज्वाइन हुई है तो वो उसे भी वेलकम करता है। श्याओ येजुन को पार्सल के लिए थैंक्स बोलती गई और उसे बहुत से गिफ्ट सेंड करती है, जिस पर येजुन उसे थैंक्स बोलता है और उसका फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 20 हो जाता है। शाओ ये देखकर खुश हो जाती है और उसे और भी गिफ्ट सेंड कर देती है, जिसे देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि शाओ कितनी रिच है जो येजुन को सपोर्ट कर रही है। येजुन को ये कुछ सही नहीं लगता और वो पॉडकास्ट बंद कर देता है। शाओ सोचती है कि इसने इतनी जल्दी पॉडकास्ट बंद क्यों कर दिया। तभी येजुन उसे मैसेज करता है कि मुझे पता है कि आप मेरी फैन हो, लेकिन आप ऐसे ही इतने गिफ्ट ना सेंड करें। तभी शाओ सोचती है कि क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और फिर उसे कह ही देती है कि आज उसने येजुन को किसी की जान बचाते देखा है, तो ऐसे अच्छे इंसान को गिफ्ट तो जरूर मिलना चाहिए। यह सुनकर येजुन समझ जाता है कि यह वही लड़की है जो पार्क में थी और सोचता है कि यह लड़की काफी काइंड है। तभी शाओ उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम शाओ है और मैं 20 साल की हूँ। तभी येजुन भी उसे बताता है कि मेरा नाम येजुन है और मैं 27 साल का हूँ। इनकी कन्वर्सेशन से येजुन काफी इम्प्रेस था और सिस्टम बताता है कि येजुन का फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 60 हो गया है। यह देखकर शाओ भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट वो दोनों फिर मिलने का बोलकर तभी शाओ को सिस्टम बताता है कि अब शेन और येजुन दोनों का फेवरेबल रेट 60 हो चुका है, तो इस अचीवमेंट पर तुम्हें 5 मिलियन दिया जाता है। यह सुनकर शाओ खुश से डांस करने लग जाती है और कहती है कि मैं और फेवरेबिलिटी रेट इकट्ठा करूंगी, क्योंकि मेरी हैप्पी लाइफ अब इन पर ही डिपेंड करती है। फिर सोचती है कि मैं कल ही यहाँ से मूव कर जाऊंगी और एक बड़े से घर में रहूंगी। ये सोचकर वो काफी खुश होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसके पास आकर पूछती है कि शाओ क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो। तो शाओ उनको बताती है कि हम जल्दी ही अपने न्यू हाउस में मूविंग करेंगे और ये हम कल ही करेंगे, जिस पर ग्रैंडमा खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था कि मेरी शाओ अमेजिंग है। फिर वो शाओ को बताती है कि मैं ओल्ड हो चुकी हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ विलेज में गुजारी है और मुझे अभी विलेज से कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि अब विलेज का सिस्टम काफी चेंज हो गया है और विलेज का चीफ भी बदल चुका है, इसलिए मेरा प्लान है कि मैं विलेज में ही जाकर रहूं और कल तुम्हारे अंकल मुझे लेने आ रहे हैं। शाओ अपसेट होती है और कहती है कि अंकल फिर से आपको अगर बुली करेंगे तो, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अब वो मेरे साथ अच्छे से ही रहेगा, और वैसे भी अब विलेज का चीफ चेंज हो गया है, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है और मुझे भी तुम्हारी फिक्र होती है। शॉ कहती है कि ग्रैंडमा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इससे भी बड़े घर में ले जाऊंगी और अब ये पूरा हो रहा है, तो आप जा रही हो। ग्रैंडमा कहती है मेरे लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है तुम कितने बड़े हाउस में रहती हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में हेल्थी लाइफ गुजारो। मैं बूढ़ी हो चुकी और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मैं अभी वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे वहाँ लोगों से बात करना पसंद है और मैं यहाँ अनकंफर्टेबल हूँ, इसलिए मुझे जाने दो और मैं चाहती हूँ कि तुम और सक्सेसफुल हो और एक अच्छी लाइफ गुजारो। ये सब सुनकर शॉ ग्रैंडमा को हग कर लेती है और सोचती है ग्रैंडमा आप फिक्र न करें,
मैं और पैसे कमाऊंगी और अच्छे से रहूंगी। नेक्स्ट वो अपने लिए घर देखने जाती है, जहां उस बिल्डिंग की असिस्टेंट आती है और उसे वेलकम करती है। सियाओ उनको बताती है कि मैं अपने लिए घर लेना चाहती हूँ। असिस्टेंट सरप्राइज होती है और कहती है कि आप सच में इन एक्सपेंसिव हाउस को लेना चाहती हैं, तो वो हाँ बोलती है। असिस्टेंट खुश होती है और उसे बिल्डिंग की डिटेल बताने लगती है। तभी वहां पर दूसरा एम्प्लॉई आता है और असिस्टेंट को कहता है कि तुम इसे इतने बड़े हाउस का बताकर टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे तो लगता है कि ये हमारी बिल्डिंग का छोटा सा रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी असिस्टेंट बताती है कि ये हमारी बिल्डिंग का अच्छा रूम लेना चाहती है। शाह उस एम्प्लॉय को इग्नोर करके उस असिस्टेंट के साथ चलो जाती है। देन असिस्टेंट उसे बहुत से रूम दिखाने लगती है। तभी शाह कहती है कि मुझे सबसे बड़ा रूम चाहिए। असिस्टेंट शॉक्ड होती है और कहती है, ये तो हमारी बिल्डिंग का किंग रूम है, क्या आप उसे अफोर्ड कर सकती हैं? उसकी 5 मिलियन प्राइस है। जिस पर शाह हाँ बोलती है तो असिस्टेंट खुश हो जाती है और उसे वो रूम दिखाने लेकर जाती है। जब शाह उस बिग और लग्जूरियस रूम को देखती है तो सरप्राइज रह जाती है और सोफा पर बैठकर कहती है कि मैंने हमेशा ऐसे ही लग्जूरियस हाउस का विश किया था। और फिर वो असिस्टेंट को कहती है कि मैं इसे आज ही ले रही हूँ और आज रात से मैं यही रहूंगी। नेक्स्ट वो काउंटर पर पे करने के लिए आती है, तो तब वो एम्प्लॉई असिस्टेंट को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तभी असिस्टेंट बताती है कि इन्होंने अपने लिए रूम चूज कर लिया है, जिस पर वो शॉक्ड होता है। असिस्टेंट शाओ से पूछती है कि क्या आप अपनी पेमेंट एक साथ पे करेंगी या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करेंगी, और उसे इंस्टॉलमेंट की डिटेल बताने लगती है। तभी शाओ अपना कार्ड दिखाकर कहती है कि इंस्टॉलमेंट काफी सरदर्द है, इसलिए मैं सारा एक साथ पे करूंगी। यह सब सुनकर एम्प्लॉई काफी शॉक्ड होता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या यह फेक तो नहीं। तभी असिस्टेंट बताती है कि यह बिल्कुल फेक नहीं है, मैंने सब चेक किया है और ऊपर से हमें फुल पे भी कर रही है। यह सुनकर वो एम्प्लॉई असिस्टेंट को पीछे कर शाओ से सॉरी करता है और कहता है कि आगे मैं आपको सर्व करूंगा, क्योंकि असिस्टेंट अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइन हुई है, तो उसे बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आपको गाइड करने के लिए रेडी हूँ। शाओ उसे कहती है कि तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो और उसे पीछे करती है। फिर वो असिस्टेंट के पास जाकर उसे गाइड करने का बोलती है, जिस पर असिस्टेंट खुश से हाँ बोल देती है। तभी वो एम्प्लॉई फिर से शाओ के आगे आकर कहता है कि मुझे आपको गाइड करने दें, क्योंकि मुझे असिस्टेंट से ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। शाओ कहती है कि गुड डॉग रास्ता नहीं रोकते, और फिर उसे पीछे करके असिस्टेंट के साथ चली जाती है। शाओ अपने घर में बैठकर खुश हो रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे जेमिंग की कॉल आती है और वो शाओ से 20,000 मांगता है। यह सुनकर शाओ को काफी गुस्सा आता है कि यह बस मुझे पैसे मांगने के लिए ही कॉल करता है। अगर ये मेरा मेल गॉड ना होता तो मैंने कब का इससे पीछा छुड़ा लिया होता। फिर सोचती है कि मेरे पास तो अभी 20,000 भी नहीं है। फिर सोचती है कि मुझे अब इसका भी फेवरेबिलिटी रेट इंक्रीज करना होगा, और फिर वो जेमिंग से कहती है कि मेरे पास अभी 10,000 ही है। अगर आपके लिए अभी यह काफी नहीं है तो मैं हॉस्पिटल जाकर अपना कुछ ब्लड सेल कर देती हूँ। ये सुनकर जेमिंग कहता है, नहीं नहीं रहने दो, अभी 10,000 काफी है। कॉल कट करके जेमिंग सोचता है कि अगर यह इतनी फैट ना होती तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था। इसमें गर्लफ्रेंड वाली सारी क्वालिटी है। इधर शाओ को जेमिंग पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी सिस्टम बताता है कि जेमिंग का फेवरेबल रेट बढ़कर 20 हो गया है। शाओ पूछती है कि मुझे न्यू मेल गॉड के लिए और कितना फेवरेबल रेट कमाना होगा, तो सिस्टम बताता है कि अभी आपके पास 3 मेल गॉड हैं। जब तीनों का फेवरेबल रेट 100 हो जाएगा तब तुम न्यू मेल गॉड ऐड कर सकती हो। ये सुनकर शाओ सोचती है कि अब उसे और फेवरेबिलिटी रेट कमाना होगा, और फिर सोचती है कि यह मैं शेन से स्टार्ट करती हूँ और खुश हो जाती है। नेक्स्ट वो जिम जाती है तो शेन उसे प्रोटीन शेक देता है और कहता है कि ये आपकी बॉडी को मोबिलाइज करेगा। तभी सिस्टम बताता है कि शेन ने आप पर 26 यूएन स्पेंड किए हैं, तो अब आपको 26,000 यूएन कैशबैक किया जाता है। शाओ सोचती है कि अब मुझे उतने पैसे भी कम लगने लगे हैं, मैं कितनी ग्रीडी हो गई हूँ। और फिर वो शेन से प्रोटीन शेक ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है। शेन को उसे देखकर अच्छा लगता है और उसका फेवरेबिलिटी रेट 65 हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे को स्माइल करके देख रहे होते हैं। नेक्स्ट शाओ वर्कआउट करती है तो शेन बताता है कि आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना होगा, वरना आप इजीली वेट गेन कर सकती हैं। तभी शाओ कहती है कि मुझे काफी गर्मी लग रही है, तो मैं शावर लेकर आती हूँ। जब वो शावर लेकर आती है तो शेन उसे देखकर सोचता है कि शाओ का अब फिगर काफी अच्छा हो गया है, और फिर अपना जैकेट उसे पहनाकर कहता है कि आपको यहाँ ऐसे ड्रेसअप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बहुत से बुरे लोग भी आते हैं। तभी शाओ स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तो अभी यहाँ कोई उड़ा नहीं दिख रहा, क्या आप अपनी बात कर रहे हैं? जिस पर शेन तुरंत से पीछे होता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपका फायदा उठाऊं,
और सोचने लगता है कि शाओ मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई। मैं नहीं चाहता कि शाओ मुझसे दूर जाए। तभी शाओ सोचती है कि क्या मुझे अब भी जलती आग पर तेल फेंकना चाहिए। तभी वो शेन के क्लोज जाकर कहती है कि कोच शेन, मेरी टांगें काफी थकी हुई हैं, तो क्या आप दबा सकते हैं? जिस पर शेन नर्वस होकर कहता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। जिस पर शाओ पीछे होती है और कहती है कि अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, भूल जाइए। जिस पर शेन कहता है कि आप गुस्सा मत हो, मैं दबा देता हूँ, बस आप गुस्सा न करें। तभी शाओ कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने नया घर बाय किया है, तो मुझे उसके लिए कुछ चीजें लेने जाना है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और शेन उसे जाते देखकर अपसेट था। नेक्स्ट शाओ अपने घर पर ड्रिंक कर रही होती है और सोचती है कि बड़े घर में रहने में कितना कंफर्ट है। तभी उसे येजुन का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें 2 दिन से पॉडकास्ट रूम में नहीं देखा, तो क्या तुम बिजी हो? जिस पर शाओ सोचती है कि लगता है मेरा जादू चल गया है और ये मेरे बारे में सोचने लगा है। फिर वो बताती है कि मैं अपने न्यू हाउस में मूव हुई हूँ, तो बस फर्नीचर वगैरह बाय करने में बिजी हूँ। येजुन कहता है कि मैं इस वीकेंड फ्री हूँ, तो तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर शाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये सब खुद कर लूंगी। येजुन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकती हो। जिस पर वो खुश होकर ओके बोल देती है। नेक्स्ट वो सोचती है कि अभी मेरे पास 3 गॉड हैं और मुझे नहीं पता कि मेरा और भी कोई मेल गॉड होगा भी कि नहीं, लेकिन फेवरेबिलिटी रेट फुल होने पर ये सब मेरी चॉइस होगी कि मैं किसे एंड पर चूज करूंगी या फिर किसी को भी नहीं करूंगी। शव सिस्टम से पूछती है कि क्या तुम कोई इसमें हिंट दे सकते हो, तो सिस्टम कहता है कि ये सब तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो तुम्हें हिंट दे। ये सुनकर शव का मुंह उतर जाता है और वो उससे रिजल्ट बताने के लिए फोर्स करती है, लेकिन सिस्टम नहीं मानता और बाय बोल देता है। तभी शव सोचती है कि अभी तो मेरा मेन टारगेट है कि अपना फेवरेबिलिटी रेट 100 करना, ताकि मुझे 100 मिलियन मिल सके। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोकर उठती है तो सोचती है कि मैं कल रात यहीं पर ही सो गई थी, और फिर सिस्टम से ये जुन का करंट फेवरेबिलिटी रेट पूछती है, जिस पर वो बताता है कि अब वो 70 हो चुका है। ये सुनकर शाओ खुश होती है और सोचती है कि ऑनलाइन डेटिंग में तो फेवरेबिलिटी काफी हाई होती है। तभी उसे शेन की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि क्या आप जाग गई हो, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बाय किया है। जिस पर सिस्टम बताता है कि शेन ने 150 स्पेंड किए हैं और आपको 1,50,000 कैशबैक किया जाता है। शाओ खुश हो जाती है और सोचती है कि कितना अच्छा फील होता है, कोई सुबह सुबह पैसे सेंड करे। ये कहकर वो रेडी होने चली जाती है। नेक्स्ट वो शेन से मिलती है तो शेन उसे ब्रेकफास्ट देता है। जिस पर शाओ कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे पैनकेक पसंद है, तो शेन कहता है मैंने तुम्हें ये काफी बार खाते देखा है, तो मैंने ये बात नोट कर ली। शाओ उसे खाने लगती है। तभी शेन सोचता है कि क्या मैं अभी इसे कन्फेस कर दूं, इसे बुरा तो नहीं लगेगा। फिर वो शाओ से पूछता है कि आपको पैनकेक कैसा लगा, तो वो कहती है कि ये बहुत ही डिलिशियस है। फिर वो शेन को देखकर कहती है कि आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं, आप बीमार हैं क्या? और फिर उसका फीवर चेक करने लगती है। तभी शेन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो शाओ कहती है कि क्या आप मुझसे लव तो नहीं करने लगे, जिस पर वो कुछ नहीं कह पाता। तभी शाओ कहती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाती हूँ। और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट जब वो उसे घर लेकर जाती है तो शेन इतना बड़ा घर देखकर सोचता है कि शाओ काफी रिच है और मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करना हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? इधर सिस्टम शाओ को बताता है कि शेन का फेवरेबिलिटी रेट -5 हुआ है और अब 60 हो गया है। तभी फिर से सिस्टम बताता है कि अब शेन का फेवरेबिलिटी रेट +15 हुआ है और अब करंट रेट 75 है। ये देखकर शाओ कंफ्यूज्ड होती है और सोचती है कि शन का रेट फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, मुझे पता करना होगा। नेक्स्ट वो शाओ के पास जाकर कहती है कि तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी शेन तुरंत से उसे कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी हर फेवरेट चीज जानना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओ थोड़ी नर्वस हो जाती है कि अब वो क्या करे। तभी सिस्टम बताता है कि शेन का फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 100 हो गया है। कंग्रेचुलेशंस, आपको 10 मूल्यवान पॉइंट मिले हैं। आप इसे यूज करके अपने आप में और चार्म या टेम्परेचर या ब्यूटी ऐड कर सकते हैं। जिस पर शाओ चार्म को सिलेक्ट कर लेती है। तभी शेन शाओ को अपनी तरफ करता है और कहता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और हमें मिले अभी 1 मंथ ही हुआ है, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ कलरफुल हो गई है। और फिर शाओ को किस करने ही वाला होता है, तो शाओ उसे पीछे करती है और कहती है कि अभी ये सब काफी फास्ट हो रहा है।
हमें अभी फ्रेंड बनकर रहना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान सकें। जिस पर वो मान जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ अच्छे से रहूंगा। जिस पर शाओ कहती है कि चलो, मेरे न्यू हाउस की खुशी में तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट लेकर जाती हूँ। नेक्स्ट वो दोनों रेस्तरां जाते हैं और शाओ कहती है कि आज मैंने बहुत खा लिया है, अब मुझे डर है कि मैं फिर से वेट गेन करने लगूंगी। जिस पर शन कहता है कि डोंट वरी, तुम डेली एक्सरसाइज करती हो तो ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा। जिस पर शाओ स्माइल करती है और उसे देखकर सोचती है, मैं तुम्हें अपना एज अ आइडल चूज करती हूँ। नेक्स्ट वो वेटर को पेमेंट के लिए बोलती है तो शन मना कर देता है और कहता है कि अब जब भी तुम मेरे साथ खाने पर आओगी तो मैं ही पे करूंगा। नेक्स्ट वो वेटर को 750 पे करता है, जिस पर सिस्टम उसे 1.5 मिलियन कैशबैक देता है। ये देखकर शाओ सरप्राइज होती है और कहती है कि लगता है तुम्हें कोई मिस्टेक हो गई है। तो सिस्टम कहता है कि 100 फेवरेबिलिटी होने के बाद जब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर स्पेंड करेगा तो उसका 2000 टाइम्स दिया जाएगा। जिस पर शाओ काफी खुश हो जाती है। तभी शन उससे कहता है कि आज आफ्टरनून में तुम फर्नीचर बाय करने जाना चाहती थी ना, तो मैं आज फ्री हूं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर वो ओके बोल देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेमिग अपनी गर्लफ्रेंड मेंग के साथ रेस्तरां आता है और मेंग को मना रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, इसलिए मुझे माफ कर दो। शाओ उनको देखकर नर्वस थी। तभी मेंग उस पर अपना पर्स फेंककर कहती है कि तुमने मुझे फेक बैग क्यों दिया, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत दिया करो। तभी वो शाओ के बारे में भी बात करके लड़ने लगते हैं। ये सब शन और शाओ भी सुन रहे होते हैं। शाओ एम्बैरेस्ड होकर शन से सॉरी करती है। तभी शन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पास्ट कैसा था, अब तुम अच्छी कंडीशन में हो और मैं किसी भी वजह से गिव अप नहीं करूंगा। तुमने जेमिंग से ब्रेकअप किया तभी तो मुझे चांस मिला, इसलिए मैं खुश हो जाती हूँ और फिर उसे बाहर वॉक पर चलने का बोलती हूँ। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तभी जेमिंग और मेंग लड़ रहे होते हैं। तभी मेंग शाओ को देखकर फौरन पहचान जाती है। तभी जेमिंग शाओ को देखकर काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम इतनी प्यारी कब से हो गई। तभी सिस्टम बताता है कि जेमिंग का फेवरेबल रेट बढ़कर 40 हो गया है। शाओ सोचती है कि ये कैसा इंसान है, इसे अपीयरेंस ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे ही 100 होगा तुम में ही सबसे पहले निकल जाएगी। तभी शाओ जेमिंग को शेन से इंट्रोड्यूस करवाती है। जेमिंग उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि ये क्या तुम्हारा भाई है। तो शाओ कहती है नहीं, ये मुझे लाइक करता है। तभी वो सरप्राइज होता है और शेन उसका हाथ काफी जोर से दबाता है। तो जेमिंग अपना हाथ फौरन छुड़वाता है। तभी मेंग कहती है कि तुम देखो कितने शेमफुल हो। जिस पर जेमिंग उसे शटअप बोलता है और शेन से कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ 1-to-1 फाइट करके दिखाओ। जिस पर शेन मान जाता है और जैसे ही जेमिंग उसे मारने लगता है तो शाओ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारा मुझसे क्या रिलेशन है जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मारना चाहते हो। जिस पर जेमिंग कहता है कि मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी जगह भरने के लिए तुम किसी और के साथ रहो। फिर वो शन को कहता है कि शाओ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मैं उससे डबल दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। शन कहता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात करनी है, जाना तुम्हें चाहिए। तभी जेमिंग शाओ का हाथ पकड़ने लगता है तो शाओ पीछे कर लेती है। जेमिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो। तभी शाओ कहती है कि कोई अंधा ही तुम्हें लाइक करेगा। जिस पर जेमिंग कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए किसी भी लड़के को अपने साथ नहीं ला सकती। फिर शेन को कहता है कि ये मुझे 3 साल से लाइक करती है, ये बस तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम बेवकूफ मत बनो। जिस पर शेन छाइयो का हाथ पकड़कर कहता है कि ये मेरा हॉनर है कि छाइयो मुझे लाइक करती है, मैं हमेशा इसका ही साथ दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी मिंग जेमिन को कहती है कि अगर छियाओ जैसी लड़की भी तुम्हें रिजेक्ट कर रही है तो इसका मतलब तुम बहुत ही चीप हो, अब मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर शेन शाओ का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। तभी शाओ उससे कहती है आज तुम्हें मेरी बैड साइड देखनी पड़ी, इसलिए सॉरी। तो शेन कहता है ऐसे बातें मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे पास्ट में कभी इंटरफियर नहीं करूंगा और फ्यूचर में हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहूंगा। ये सुनकर शाओ खुश हो जाती है और सोचती है कि शेन कितना इनोसेंट है, अब तो मुझे उसे एक रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर वो शेन के चीक्स पर किस करती है। ये देखकर शेन शाई फील करता है और सोचता है कि शाओ ने मुझे किस किया, इसका मतलब है कि वो भी मुझे लाइक करती है। तभी शाओ उससे कहती है कि ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारे ग्रेटिट्यूड का रिवॉर्ड दिया है।
जिस पर वो ओके बोलता है और वो दोनों फर्नीचर देखने चले जाते हैं। नेक्स्ट जिमिंग शाओ की जिम में आता है और सोचता है कि यहाँ से शाओ ने अपना वेट लूज किया है। तभी वो जांग को ये सब कहते हुए सुनता है कि शाओ कितनी रिच है कि वो इतने एक्सपेंसिव क्लासेस और प्रोडक्ट्स ले रही है और ऊपर से शेन की भी हेल्प कर रही है। मुझे भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। तभी जिमिंग उसके पास जाकर पूछता है कि तुम अभी ये सब क्या कह रही हो। तो जांग उससे कहती है कि क्या आप जिम ज्वाइन करने आए हैं। तो जिमिंग उससे फिर से पूछता है कि तुम ये सब क्या कह रही थी कि शाओ रिच है। जिस पर वो उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं उसे रिच नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी। जेमिंग कहता है कि वो तो इतनी पुअर थी कि अपना ब्लड सेल करने के लिए रेडी थी, तो वो रिच कैसे हो सकती है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी वहां पर शाओ भी आ जाती है, तो जांग उसका वेलकम करती है और उसके लिए पानी लेने जाती है। तभी जिमिंग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या तुमने फिर से लोन लिया है। जिस पर शाओ कहती है कि तुम्हें इससे क्या कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तभी शेन कहता है कि जेमिंग आराम से बात करें, अगर आप जिम करने आए हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर मुश्किल खड़ी करने आए हो तो आप अभी यहाँ से निकल जाओ। जेमिंग कहता है ठीक है बड़ी, बट मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि ये रिच नहीं है, इसने लोन लिया है। और शाओ से कहता है कि तुम इसका इंटरेस्ट बेयर नहीं कर पाओगी। तभी शाओ कहती है कि क्या तुम मेरा लोन चुकाने में हेल्प करना चाहते हो। तो जेमिंग नर्वस हो जाता है और सोचता है कि मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं और न ही मुझे पता है कि उसने कितना लोन लिया है। लेकिन मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि अब तो इसने वेट भी लूज कर लिया है और इसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी हो गई। ये सोचकर वो हाँ बोल देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर सोचता है कि शौक काफी हार्डवर्किंग है, वो पार्ट टाइम जॉब्स करके खुद ही सब उतार देगी। नेक्स्ट वो शाओ से कहता है कि अगर तुम शेन के साथ रही तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। जिस पर शाओशन का बाजू पकड़कर कहती है कि तुमने अब काफी लेट कर दिया है, मुझे अब तुम्हारे थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, तुम ये अपने लिए संभाल कर रखो। तभी शेन कहता है कि अगर फ्यूचर में हमें कुछ भी बेयर करना पड़ा तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तभी जेमिक कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है, फिर भी तुम पागलपन कर रहे हो। जिस पर शेन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाओ रिच है या पूर, मैं बस उसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। जिस पर जेमिंग कहता है कि फिर देखते हैं कि एंड तक कौन टिकता रहता है। तभी सिस्टम बताता है कि जेमिंग का फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 65 हो गया है। ये देखकर शॉ कंफ्यूज थी कि इस सिचुएशन से भी रेट बढ़ रहा है और फिर वो उन दोनों को पीछे करती है और कहती है कि तुम लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और शेन को वहां से ले जाती है। तभी जेमिंग पीछे से कहता है कि शाओ मैं तुमसे कभी गिव अप नहीं करूंगा। नेक्स्ट शाओ घर पर आकर खुश हो रही होती है कि ये लाइफ कितनी अच्छी है जिसमें हमें पैसों की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये जुन का फेवरेबिलिटी रेट और बढ़कर 75 हो गया है। शाओ सोचती है कि ये जुन का रेट इतना बढ़ क्यों रहा है। तभी ये जुन उसे एमएसजी करता है कि हमें काफी टाइम हो गया है मिले और अब तुम लाइव पॉडकास्ट में भी नहीं आती हो, क्या तुम मुझे भूल गई हो। ये देखकर शाओ खुश होती है और कहती है कि ऑनलाइन डेटिंग काफी इंटरेस्टिंग है और फिर उसे बताती है कि रिसेंटली वो काफी बिजी थी इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई। तभी ये जुन उस एमएसजी को देखने लगता है और रिप्लाई करने में लेट करता है, तो शाओ सोचती है कि क्या अब ये बिजी हो गया है या अब मुझसे बात नहीं करनी। तभी ये जुन उसे एमएसजी करता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर शाओ खुश हो जाती है। तभी ये जुन सोचता है कि मैंने उसे डरा तो नहीं दिया, हम सिर्फ एक बार ही मिले हैं तो क्या उसे फ्लर्ट तो नहीं लगा। फिर वो उसे एमएसजी करता है कि मैं अभी तो बिजी हूँ लेकिन फ्री होकर तुमसे मिलने आऊंगा, जिस पर वो ओके बोल देती है। तभी डोरबेल बजती है तो वो सोचती है कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। जब वो डोर ओपन करती है तो सामने जेमिंग था। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जेमिंग कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा था इसलिए। और फिर उसे डंपलिंग देते हुए कहता है कि तुम्हें ये डंपलिंग पसंद है ना, तो मैं 1 घंटे से लाइन में लगकर लेकर आया हूँ। तभी सिस्टम बताता है कि जेमिंग ने 168 स्पेंड किया है, इसका आपको 168,000 कैशबैक किया जाएगा। जिस पर शाओ खुश हो जाती है और उसे साइड पर रखने का कहती है। जेमिंग उसे रखकर उसका हाथ पकड़ने लगता है लेकिन शाओ पीछे कर लेती है। जेमिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन लड़कियां वो सब कुछ करती हैं जिससे वो मुझे लाइक करने लगें। फिर बताता है कि मेरी मॉम आ रही है और मैं तुम्हें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। फिर सोचता है कि बहाने में हमारे रिलेशन ठीक कर सकूंगा। तभी शाओ सोचती है कि आंट हमेशा मेरे साथ अच्छी रही हैं, तो मुझे जरूर उनको विजिट करने जाना चाहिए।
ये सोचकर वो मान जाती है। नेक्स्ट हम जेमिंग के मॉम डैड को देखते हैं, जिस पर जेमिंग की मॉम खुश होती है कि शाओ खाने पर आ रही है और कहती है कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जेमिंग को वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि वो उसके साथ रहे। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम जेमिंग को ब्लेम मत करो, तुमने शाओ को नहीं देखा, वो कितनी फैट है, उसे कौन ही लाइक करेगा। तभी शाओ जेमिंग के साथ वहां आती है तो उसकी मॉम जेमिंग को साइड कर गुस्से से कहती है कि तुमने तो कहा था शाओ को डिनर पे बुलाया है, तो तुम किसी स्ट्रेंजर को ले आए हो। तभी उसके डैड कहते हैं कि जेमिंग को जो पसंद है वही करने दो, तुम दोनों अच्छे लग रहे हो, वो फैट गर्ल बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करती। तभी जेमिंग बताता है कि यही शाओ है, जिस पर वो दोनों शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, उसकी मॉम को काफी फिक्र होती है कि तुम बीमार तो नहीं हो गई थी जो इतनी वीक हो गई हो, जिस पर शाओ सोचती है कि सिर्फ आंट को ही मेरी फिक्र है, और फिर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो दोनों साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी जेमिंग के डैड कहते हैं कि अब छियाओ तुम्हारे साथ काफी सूट करती है। नेक्स्ट वो खाना खा रहे होते हैं, तभी अंकल उससे जेमिंग के साथ शादी करने का बोलता है। तो शाओ कहती है जेमिंग की पहले ही गर्लफ्रेंड है और मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती। तभी वो कहते हैं कि जेमिंग पहले प्लेफुल था लेकिन अब बदल गया है। तब वो मना करती है और वहां से जाने लगती है तो अंकल उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जो पैसों की वजह से इतराती हो जल्दी ही वो खत्म हो जाएंगे और फिर तुम मुझसे ही हेल्प मांगने आओगी, जिस पर वो कहती है कि ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। आंटी उसके पीछे जाती है, उसे उनके बिहेवियर के लिए सॉरी करती है और उसे बताती है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, तो तुम हमेशा अपने बारे में सोचना और अपने आप से प्यार करना। जिस पर वो ओके बोलती है, वहां से चली जाती है। नेक्स्ट जब वो जा रही होती है तो सोचती है कि आंटी ठीक कह रही थी कि मुझे अपने आप से ही प्यार करना चाहिए। तभी वहां पर शेन आता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो उसे सीट बेल्ट पहनाता है और कहता है कि हॉलिडे में क्या तुम मेरे साथ घर पर चलोगी, मेरे पेरेंट्स तुम्हें देखना चाहते हैं। तभी सिस्टम कहता है कि अगर तुम किसी के ज्यादा क्लोज गई तो तुम बाकी मेल गॉड्स से मिलने की अपॉर्चुनिटी गंवा दोगी। ये सुनकर वो शेन को मना कर देती है और कहती है कि ये अभी कुछ फास्ट हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। ये पर वो मान जाता है। घर जाकर शाओ सोचती है कि मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, मैं इसे कहाँ पर स्पेंड करूं। तभी उसे कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि इस न्यू ईयर पर रियूनियन पार्टी होने वाली है। जिस पर वो सोचती है कि पहले मैं फैट होती थी तो रियूनियन कम जाती थी, लेकिन अब तो मैं काफी ब्यूटीफुल हो गई, तो मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट वो अपनी न्यू कार पर वहां जाती है तो सब लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं। इधर रियूनियन में सब एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो शाओ की बात कर मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहां पर शाओ आती है तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और एक कहता है कि आप शायद गलत रूम में आ गई हैं। तो वो बताती है मैं तुम सबको जानती हूँ और उनका नाम बताती है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और शाओ के अपीयरेंस को देखकर उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगते हैं। इनमें शाओ का मेल गॉड भी होता है जिसका नाम फंग है और वो सब गॉड से हैंडसम है। तभी वो शाओ को देखकर इम्प्रेस होता है और उसका फेवरेबिलिटी रेट बढ़ जाता है। शाओ कहती है फर्स्ट इंप्रेशन काफी काम का है और वो और शो ऑफ करने लगती है, जिससे उसका फेवरेबिलिटी रेट और बढ़ जाता है। तभी एक उससे पूछता है कि जो बाहर कार खड़ी है वो तुम्हारी है। तो शाओ कहती है नहीं, वो रेंट पर है। तो सब मजाक उड़ाने लगते हैं कि जो कुछ तुमने पहना है क्या वो भी रेंट का है। तभी फंग नोटिस करता है कि जो कुछ भी उसने पहना है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इन सबको शायद ये नजर नहीं आ रहा और फिर वो सबको कहता है कि ये सब छोड़ो और खाना खाते हैं। तभी एक लड़की फेंग से कहती है कि इसके बाद हम सिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट वो सिंगिंग के लिए जाते हैं और काफी ड्रिंक करते हैं। शाओ वहां से उठकर बाहर आती है तो फंग भी उसके पीछे आता है। शाओ उसे पीछे आते देखकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उससे चला नहीं जा रहा। तभी फंग उसे पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें बेडरूम तक ले जाता हूँ। जाते हुए चाओ गिरने लगती है, तभी वो फेंग को अपने साथ गिरा लेती है। जब वो उठते हैं तो फेंग कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी वो कहती है कि मेरे पाँव में पेन हो रहा है। वो उसकी केयर कर रहा होता है और इससे उसका फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 25 हो जाता है। फेंग कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं, तो वो कहती है कि नहीं, मेरा बस एंकल ट्विस्ट हो गया है। जिस पर फेंग उसको मैसेज करता है और उसे उठाता है। शाओ कहती है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है और फेंग की तारीफ करती है, जिससे वो खुश हो जाता है और उसका फेवरेबिलिटी रेट बढ़कर 30 हो जाता है। तभी वहां पर जांग आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाओ उसे सब बताती है तो जांग उसे उसका पर्स देता है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और सब फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे होते हैं कि वो इतनी रिच नहीं है लेकिन ऐसा बनने का शो ऑफ कर रही है।
तभी फेंग सोचता है कि उसने जो वॉच पहनी थी वो मिलियंस में है, तो वो सच में रिच है। नेक्स्ट जब वो घर आती है और रियूनियन का सोच रही होती है, तभी उसे फंग की कॉल आती है और वो बताता है कि उसने उसके लिए कुछ मेडिसिन बाय किए हैं और उससे मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट जब वो मिलते हैं तो शाओ उसे ईयरफोन्स देती है और कहती है कि मैंने कल रियूनियन में नोट किया था कि तुम्हारे ईयरफोन्स काफी साउंड लीक कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारे लिए न्यू बाय किए हैं। जिस पर फंग खुश हो जाता है और उसका फेवरेबिलिटी रेट और बढ़ जाता है। तभी फंग सोचता है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे अपने पैसों की कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर वो उसे अपने स्कूल का ट्री दिखाता है और वो काफी खुश होती है कि ये काफी बड़ा हो गया था। फंग उसे ऐसे फील करवाता है कि वो स्टार्टिंग से ही उस पर नजर रखता था। तभी शाओ सोचती है कि उस वक्त मैं इतनी फैट थी कि ये मुझे देखता भी नहीं था। तभी फंग उसे नील डाउन होकर प्रपोज करता है और कहता है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो और मेरी स्पॉन्सर बन जाओ। जिस पर जंग कहती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो वो मान जाती है और उसे 50,000 सेंड करती है। नेक्स्ट कार में फंग उसके लिए ड्रिंक बाय करता है, तो सिस्टम बताता है कि आप पर 60 यूएन स्पेंड किए गए हैं, आपको 6 लाख कैश बैक किया जाता है। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि तुमसे कोई गलती हुई है। तो सिस्टम बताता है कि अगर कोई तुम्हारे सामने नील डाउन होकर प्रपोज करेगा तो जो भी वो स्पेंड करेगा तुम्हें 10,000 टाइम्स कैशबैक किया जाएगा। जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट वो शॉपिंग करने जाती है और काफी एक्सपेंसिव चीजें ले रही होती है। तभी वहां पर उसकी कुछ क्लास फेलोज आती हैं और शाओ को वहां देखकर कहती हैं कि क्या तुम यहाँ से भी रेंट पर चीजें लेने आती हो। तभी एम्प्लॉई शॉक्ड होती है और कहती है कि यहाँ पर रेंट पर कुछ नहीं दिया जाता। तभी वहां पर उस शॉप की ओनर आती है और वो भी ये बोलती है। तभी वो लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम इतनी रिच हो तो यहाँ से ये सब बाय करके दिखाओ। तभी वो अपना कार्ड एम्प्लॉई को देती है और सब बाय कर लेती है। जिस पर वो लड़कियां शॉक्ड रह जाती हैं और शाओ मजे से बाहर आ जाती है। तभी उसके लिए फंग नेकलेस लेकर आता है और उसकी प्राइस पर भी उसे 10,000 टाइम्स कैशबैक किया जाता है। वो शाओ को पहनाता है। तभी वहां पर वो क्लास फेलोज आती हैं और उन दोनों को बातें करने लगती हैं। तभी शाओफंग को इशारा करती है तो वो उसके क्लोज आ जाता है। तो शाओ कहती है कि मैं आज से इसे सपोर्ट कर रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट वो येजुन से मिलने जाती है और उसे सरप्राइज देती है। येजुन उसे देखकर काफी खुश होता है और उसका फेवरेबिलिटी रेट बढ़ जाता है। तभी वो शाओ को कुछ देर वेट करने का कहता है ताकि वो मिलकर कुछ टाइम स्पेंड कर सके। वो काफी टाइम उसका वेट करती है। जब येजुन फ्री होता है तो वो भागकर उसके पास जाता है और उसको देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम छोड़कर चली गई हो। तभी उसे कॉल आती है कि इमरजेंसी में सर्जरी करनी होगी, तो वो शाओ के फॉरहेड पर किस कर जल्दी आने का कहकर वहां से चला जाता है। तभी उसका फेवरेबिलिटी रेट कंप्लीट हो जाता है और शाओ को फिर 10 वैल्यूएबल पॉइंट मिलते हैं और साथ में एक बड़ा सा विला मिलता है। वो काफी खुश होती है और अपने विला में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तभी वहां पर एक एक कर सभी जमा हो जाते हैं और उसे प्रपोज कर रहे होते हैं। सिस्टम बताता है कि सबका फेवरेबल रेट कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम इनमें से किसी के साथ रहोगी या फिर अपना न्यू टास्क स्टार्ट करोगी। जिस पर वो सबको इग्नोर करती है और न्यू लाइफ के स्टार्ट को चूज करती है और वहां से चली जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा का एंड होता है।